Hello dear students, I am Sandeep Kumar, Economics faculty at Shirjoti Education Group Kota. I welcome you all in the economics class. So dear students, today we are going to talk about chapter number 6 of Introductory Macroeconomics, the very last chapter, and the name is Open Economy Macroeconomy. सी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और इसमें हम कुछ हायर लेवल की बात करेंगे. आई मीन इकोनॉमिक्स में अब तक जो हमने बात की वो हमने नेशनल लेवल पे की है, इंटरनेशनल लेवल पे भी की है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज को तो गेन किया है, बट उसके अलावा जो कुछ उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, दैट ऑल मैटर्स. हमने अब तक पढ़ा था बेटा नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में, नेशनल इनकम में मैंने आपको पढ़ाया था इनकम मेथड में, ठीक है. और नेट एक्सपोर्ट्स में हमने क्या किया था बेटा, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट किया, फाइन, और उससे जो हमें वैल्यू गेन हुई दैट वाज नेट एक्सपोर्ट्स. दैट मींस हमने गुड्स की बात की, सर्विसेज के बारे में बात की है. इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वहां पे हमने आउटसोर्सिंग की बात की थी, जहां पे कि हम ह्यूमन बींग्स को या फिर ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, फॉर द सर्विसेज एंड ऑल, वो हमने यहां तक डिस्कशन किया था. एंड फीफा एंड फीटा को हमने डिस्कस किया. बट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रांजेक्शंस दैट आर मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. आपने कभी ऐसा सोचा है बेटा कि अगर इंडिया अमेरिका से ट्रांजेक्शंस कर रहा है, जर्मनी से ट्रांजेक्शंस कर रहा है, ट्रांजेक्शंस लाइक व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, कोई ट्रेड कर रहा है, तो उस ट्रेड के बदले में जो पेमेंट किया जाएगा वो पेमेंट कैसे होता होगा. बीइंग इंडियंस वी नो वेरी वेल कि हम आसपास की शॉप से कहीं भी किसी भी मार्केट में जाते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स को परचेज किया, वी ओनली पे देम रुपीज, हम हमारी करेंसी में पेमेंट इजी गोइंग कर सकते हैं. बट यही प्रोडक्ट कोई भी कंट्री अदर कंट्री से इंपोर्ट कर रही है, जरूरी नहीं है कि वहां पे बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता हो. ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि जर्मनी से हमने किसी गुड्स को इंपोर्ट किया तो इंडियन प्रोडक्ट्स को वो भी इंपोर्ट करेंगे एंड दैट विल बी बैलेंस्ड. ऐसा हर बार नहीं हो सकता है बेटा, ओके. समटाइम्स इट हैपेंस कि हमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ही करने पड़ते हैं, ओके. तो अब हम उनको जब ट्रांजेक्शन करेंगे उनके साथ, अगर हमने जर्मनी से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है तो जब उन्हें पेमेंट की बात आती है, पेमेंट करना होगा बेटा, तो कैसे पेमेंट करेंगे, विल दे एक्सेप्ट द पेमेंट इन रुपीज, क्योंकि हमारे पास तो रुपीज है बेटा, क्या वो रुपीज को एक्सेप्ट करेंगे, ओके. अगर उनकी अपनी कोई अलग करेंसी है तो अगर वो उसी करेंसी में अमाउंट गेन करना चाहते हैं, फ्रॉम वेयर वी विल फाइंड द अमाउंट, हमें वो करेंसी कहां से मिलेगी. तो उन्हीं सब चीजों की बातें बेटा आज हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले चैप्टर में हमारे पास कुछ रिलेवेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनकी बात करते हैं. लाइन टू लाइन इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि यहां से बेटा हमारे 1 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है. बाकी जो हमारा मेजर पार्ट आएगा वो तो हम बाद में डिस्कस कर ही लेंगे, बट अभी यहाँ जो मैं आपको कुछ वर्ड्स टर्म्स बता रहा हूं उनको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे. एज यू कैन सी द वेरी फर्स्ट टर्म इज ओपन इकोनॉमी. क्या होता है ओपन इकोनॉमी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, द वन इज ओपन इकोनॉमी एंड द अनदर इज क्लोज इकोनॉमी. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ओपन एंड क्लोज, दैट यू नो वेरी वेल, दीज बोथ आर द अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, ओके. ओपन इकोनॉमी, एंड ओपन इकोनॉमी इज एन विच is one which interacts with other countries through various channels. So far we had not considered this aspect and just limited to a closed economy in which there are no linkages with the rest of the world in order to simplify our analysis and explain the basic macroeconomic mechanism. देखिए बेटा बहुत सिंपल टर्म्स में बताया, क्या कहा है यहां अंडरलाइन करेंगे आप. एन ओपन इकोनॉमी इज वन विच इंटरेक्ट्स विद अदर कंट्रीज थ्रू वेरियस चैनल्स. बस ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है. दैट व्हाट इज मींस बाय ओपन इकोनॉमी. तो ओपन इकोनॉमी का मतलब बहुत सिंपल टर्म्स में ये कहा जा सकता है, एनी ऑफ द इकोनॉमी विच कैन इंटरेक्ट विद अदर इकोनॉमीज, दैट मींस एनी कंट्रीज. Okay, one country's economy is going to do the transactions or going to do the interaction with the other economies, other countries' economies. That is known as open economy. अब मैं अगर आपको और सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बेटा हमने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रांजैक्शंस डन बाय WTO, ठीक है. WTO क्या है बेटा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वो क्या करता है? बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रांजैक्शंस करवाता है 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में. सपोज इंडिया एंड ईरान, इंडिया एंड ईरान के बीच में किसी भी तरह का कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, दैट कैन बी रिलेवेंट टू गुड्स, दैट कैन बी रिलेवेंट टू
सर्विसेज, ऑलराइट। तो उसके लिए पहले इनकी एक लीगल बेसिस पे कुछ पेपर्स प्रिपेयर होते हैं जिसे कहा जाएगा बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब क्या है, जहां पे कि सिर्फ दो ही इकोनॉमीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, ओनली टू, ठीक है। तो उसके लीगल रिटर्न परमिशन WTO देगा। ओके, ये तो हो गया दो इकोनॉमीज के बारे में। बट डू यू फाइंड कि इंडिया अपने आप में एक डेवलपिंग कंट्री है, इकोनॉमी वेल सेटल्ड है, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अदर कंट्री से अगर कंपेयर करें तो इंडिया बहुत अच्छी इकोनॉमी है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी अगर 2, 3, 4, 5, 6 अगर कंट्रीज की इकोनॉमी से ट्रांजेक्शन्स करती है, ट्रांजेक्शन्स लाइक व्हाट, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स करेगी, तो 2 से ज्यादा कंट्रीज से ट्रांजेक्शन करने के लिए अब जो रिटर्न लीगल बेसिस पे इनका एक यू कैन से दैट पेपर्स जो रेडी होंगे उनको हम कहते हैं मल्टीलैटरल ट्रांजेक्शन पेपर्स। क्लियर हो गया बेटा यहां से ये चीज। अब ओपन इकोनॉमी क्या है, मैं वापस इस पे स्विच कर रहा हूं इसी एग्जांपल के साथ में। कोई भी एक ऐसी इकोनॉमी, कोई भी एक ऐसी कंट्री जो कि किसी अदर कंट्री के साथ मतलब इंटरनेशनल लेवल पे किसी तरह के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करती है, ठीक है, तो उससे हम क्या कह सकते हैं इस इकोनॉमी को, ओपन इकोनॉमी। और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इकोनॉमी। दैट इज व्हाट, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होगा, एनी ऑफ द इकोनॉमी which is not going to do the transactions with other economies। कोई भी एक ऐसी इकोनॉमी जो कि अदर कंट्रीज की इकोनॉमिक्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं करती है, ओनली डोमेस्टिक बेसिस पे अपने गुड्स का प्रोडक्शन किया, सर्विसेज का प्रोडक्शन किया और इंटरनल बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं। अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर किसी तरह का कोई भी लेन देन उनका नहीं होता है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम कह देंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर, दोनों में आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इन रियलिटी मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज आर ओपन, ये चीज हमें क्लियर है बेटा। मॉडर्नाइजेशन है, जैसे इंडिया ने मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, LPG पॉलिसीज में, तो वैसे बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज है जो कि अब तक की NEP को इंप्लीमेंट कर चुके हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। सो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर ओपन इकोनॉमी इन देयर नेचर। ओके, देयर आर 3 ways in which these linkages are established। अब देखिए बेटा 3 तरह के मैं यहाँ पे कुछ वेज बताए हैं, 3 ways आ दो कि कैसे इनकी इजी गोइंग ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं। The very first is output method, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, 1 मार्क क्वेश्चन बनता है बेटा आपका यहां से। An economy can trade in goods and services with other countries। The term is output market। आउटपुट क्या है बेटा, आउटपुट किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूज को लेकर के हमने किसी भी तरह के आउटपुट को प्रोड्यूस किया है। अब उस आउटपुट को हमें क्या करना है बेटा, मार्केट में सेल करना है। नाउ इट डिपेंड्स कि हम उसको नेशनल लेवल पे सेल करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, तो उसी से रिलेटेड बात हुई, क्या कहा है, एन इकोनॉमी कैन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज। कोई भी जो कंट्री है, कोई भी इकोनॉमी है, अदर कंट्रीज के साथ में किस चीज का ट्रेड करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज का। This widens choice in the sense that consumers and producers can choose between domestic and foreign goods। अब डिपेंड करता है, एक अपनी चॉइस है फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड बायर्स एज वेल कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज में लेना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे इंडिया की बात करें, सम पीपल आर देयर दोज हु आर रियली एगर टू परचेज ओनली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, ठीक है, बट सम आर देयर जिनको ओनली फॉरेन प्रोडक्ट्स पसंद है, इंपोर्टेड गुड्स ही पसंद है, इसके अलावा दे डोंट प्रेफर एनी अदर्स। तो इस वजह से ट्रांजेक्शन्स तो करने पड़ेंगे। जो इंडियन गवर्नमेंट है, दे विल बी बाउंड टू इंपोर्ट सच टाइप ऑफ गुड्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडियन पीपल। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के गुड्स को बायर सेलर एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है, एक ऐसा मार्केट जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होगा, उसे कहा जाता है आउटपुट मार्केट। और आउटपुट अपने आप में क्या होता है बेटा, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस हो सकती है। सेकेंड इज फाइनेंशियल मार्केट। Most often an economy can buy financial assets from other countries. This gives investors the opportunity to choose between domestic and foreign assets. बेटा फाइनेंशियल एसेट्स की बात की गई है यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर देयर दोज हु थिंक कि अगर फॉरेन में जाके इन्वेस्ट किया जाएगा, अदर कंट्रीज में अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, सो दे विल गेट मोर बेनिफिट्स, ठीक है, क्योंकि अपनी कंट्री में डोमेस्टिक टेरिटरीज में अगर हम किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक वो चीज, और एक इन्वेस्टमेंट हम जब इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, सो एग्जैक्टली वहां से प्रॉफिट्स डबल अप हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है किसी भी इन्वेस्टर पे, that are they interested to do the investment in their own country or they want to do
their investment in outside of the country or in foreign market, you can say. Okay, next point number 3 is labor market. अब लेबर मार्केट से बेटा स्पेसिफाइड हो जाना चाहिए दैट दे आर टॉकिंग अबाउट लेबर ओनली, ह्यूमन कैपिटल की बात होगी. Firms can choose where to locate production and workers to choose where to work. There are various immigration laws which restrict the movement of labor between countries. देखिए बेटा क्या कहा है, लेबर मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पे कि किसी भी प्रोड्यूसर के पास लिबर्टी है दैट दे कैन hire the labor workers from other countries, or even laborers are individually free. They are having the freedom wherever they want to give their services. Depend करता है ना कि वो अपनी कंट्री में रह के सर्विसेज देना चाहते हैं या आउटसोर्सिंग में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फिर भी इससे रिलेवेंट काफ़ी सारे लॉज होते हैं कि कोई भी अपनी मर्जी से कहीं से भी जाकर के सिर्फ अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता, सर्विसेज ले नहीं सकता है. तो इससे रिलेवेंट वही जो मैंने आपको बताया बायलैटरल, मल्टीलैटरल, इससे रिलेटेड कुछ और भी लॉज को स्टेबल किया जाता है. लेबर लॉ जो कि आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हैं बेटा, तो ये सारी चीजें वहां से कनेक्टेड होती हैं. सो 3 टाइप्स ऑफ मार्केट्स वी हैव गॉन थ्रू. द फर्स्ट इज आउटपुट मार्केट, second is financial market, and the very third is labor market. Okay, further see, movement of goods has traditionally been seen as a substitute for the movement of labor. We focus on the first 2 linkages. Thus an open economy is, underline करेंगे बेटा यहाँ से इस चीज को, an open economy is said to be one that trades with other nations in goods and services, and most often also in financial assets. 2 मार्केट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई है बेटा, ठीक है, क्योंकि लेबर तो अपने आप में मूवमेंट करती रहती है और ट्रेडिशनली वर्क है ये चीज. तो क्या कहा गया, दैट एन ओपन इकोनॉमी इज सेड टू बी वन. ओपन इकोनॉमी हम किसे कह सकते हैं, दैट ट्रेड्स विद अदर नेशंस, जो कि क्या करती है, अदर नेशंस के साथ ट्रेड करती है इन गुड्स एंड सर्विसेज. एग्जैक्टली इन्हीं का ट्रांजेक्शन किया जाएगा, एंड मोस्ट ऑफन ऑल्सो इन फाइनेंशियल असेट्स टू गेट द प्रॉफिट्स एंड ऑल. ठीक है, ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं. इंडियंस फॉर इंस्टेंस कैन कंज्यूम प्रोडक्ट्स which are produced around the world, and some of the products from India are exported to other countries. वही बात की जो मैंने आपको बिगनिंग में बताई थी कि इंडिया भी एक ऐसी इकोनॉमी जो कि अदर इकोनॉमीज के साथ इजी गोइंग ट्रांजेक्शंस करती है, और इंडिया के पास इतनी लिबर्टी है. They have their own choice that they can use their own products, means made in India products को यूज में ले सकते हैं, और depends upon them that they are ready to purchase the products from foreign. Okay, foreign trade therefore influences Indian aggregate demand in 2 ways. देखिए बेटा, ये जो फॉरेन ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अदर कंट्रीज से, दैट इज व्हाट, वही तो फॉरेन ट्रेड होता है. फर्स्ट, व्हेन इंडियंस बाय फॉरेन गुड्स. देखिए बेटा, डिमांड पे 2 तरह के फैक्ट्स बता रहा है. एग्रीगेट डिमांड, जो कि रिसेंटली हमने लास्ट चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन किया था. व्हेन इंडियंस बाय फॉरेन गुड्स, दिस स्पेंडिंग escapes as a leakage from the circular flow of income, decreasing aggregate demand. Second, our exports to foreigners enter as an injection. देखिए बेटा, यहाँ पे आपको 2 टर्म्स बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं. The one is leakage and another is injection. लीकेज का मतलब क्या होता है, समथिंग टू लीक, है ना, बाहर जा रहा है कुछ. कई बार कहते हैं ना पाइपलाइन लीक हो रहा है, लीकेज हो रहा है, दैट मीन्स अगर वाटर पाइपलाइन लीकेज होता है, दैट इज व्हाट, कि वाटर पाइपलाइन से बाहर आ रहा है. ओके, तो ये भी हमारा एक तरह का सर्कुलर फ्लो है. एक मॉनेटरी पाइपलाइंस होते हैं, अगर अमाउंट उससे आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो इन द सेंस मतलब 2 चीजें होती है बेटा, द वन इज इनफ्लो एंड द अनदर इज आउटफ्लो. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द सेम थिंग इन द प्रीवियस चैप्टर्स. नेशनल इनकम में भी मैंने आपको बताया था बेटा सर्कुलर फ्लोस के बारे में, कि अगर एक का एक्सपेंडिचर है तो दूसरे के लिए इनकम हो जाता है. तो वही चीज है बेटा, अगर हम किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को अदर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी विल हैव टू पे समथिंग, हमें हमारे कुछ मॉनेटरी सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे. तो वो जो मॉनेटरी सैक्रिफाइस है वो क्या है बेटा, लीकेज होता है. इज इट क्लियर? लीकेज का मतलब कुछ बाहर जा रहा है. ठीक है, तो मॉनेटरी अमाउंट्स की बात करें, इफ वी इंपोर्ट एनी ऑफ द प्रोडक्ट वी डू द मॉनेटरी लीकेजेस, हमारा अमाउंट बाहर जाता है, एंड जस्ट डू द रेसिप्रोकेशन ऑफ द सेम. अगर अब क्या हो रहा है, हम हमारे प्रोडक्ट्स को
एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी विल गेट समथिंग, कुछ आएगा, एंड दैट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन का काम क्या होता है बेटा, दैट यू रिमेंबर, है ना? तो वही होता है इंजेक्शन का मतलब, क्या बताएं कि सम ऑफ द मॉनेटरी अमाउंट्स आर कमिंग टू आवर इकोनॉमी, दैट इज इंजेक्शन, एंड इफ अमाउंट इज गोइंग आउटसाइड द इकोनॉमी, दैट इज लीकेज। ये दोनों टर्म्स क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। यहां से 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज लीकेज और व्हाट इज इंजेक्शन, ठीक है? When goods move across national borders, money must be used for the transaction. ये चीज हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि अगर हमारा प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉर्डर जा रहा है, दैट इज मनी का तो एक वाइटल रोल होगा ना। हमारी पूरी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में अगर हम गुड्स का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश से किसी भी प्रोडक्ट को हम लेके आते हैं राजस्थान में, राजस्थान से किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा है और उस प्रोडक्ट को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं बंगाल, तो ये सब क्या है बेटा, हमारी एक टेरिटरी के बीच में सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इकोनॉमी के इंटरनल बेसिस पे हो रहे हैं। लेकिन जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, अपनी इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी के बीच में ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वहां पे मनी का अपना एक वाइटल रोल हो जाता है। और एग्जैक्टली होना भी चाहिए बेटा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई भी ट्रांजेक्शंस नहीं करेगा, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, नोबडी विल डू दिस। ओके, सो यहां हमारे पास बेटा एक पॉइंट और आता है, उसको डिस्कस करते हैं। Economic agents will accept a national currency only if they are convinced that the amount of goods they can buy with a certain amount of that currency will not change frequently. देखिए बेटा, मैंने भी आपको क्या बताया था, इंडिया एंड जर्मनी दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है। अब इंडिया के पास तो अपनी करेंसी है, लेकिन जर्मनी अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग क्या इसके साथ ट्रांजैक्शंस करना चाहती है, तो उसके लिए क्या होगा बेटा, इनके बीच में एक एजेंट्स का वर्क होता है, इकोनॉमिक एजेंट्स या फिर मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है? और मीडिएटर्स का काम क्या होता है बेटा, इस तरह के ट्रांजैक्शंस को करवाना, दैट इज व्हाट, कि वो करेंसी का एक्सचेंज कर देते हैं। डीमोनेटाइजेशन के टाइम भी बेटा आप लोगों ने शायद सुना होगा, देखा होगा ऐसा जरूर, कि काफी सारे ऐसे मीडिएटर्स से, काफी सारे ऐसे एजेंट्स से जो कि अपना कुछ प्रॉफिट लेकर के अमाउंट को कन्वर्ट करवा रहे थे फ्रॉम द बैंक्स। मे बी आपने देखा होगा 1000 और 500 के रुपीज जो एक्सचेंज, जो नोट्स एक्सचेंज हो रहे थे, तो उसके लिए कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपीज है, ठीक है, और उसमें 500 और 1000 के नोट्स हैं, ऑलराइट। अब जब हमने किसी को दिया कि आप जाके बैंक से इनको चेंज करवा देना, सो दे विल रिटर्न ओनली 8,000 टू अस, 2,000 उनका कमीशन हो जाएगा। तो यही चीज यहां होती बेटा, एजेंट्स भी ऐसे ही काम करते हैं, वो सिर्फ उसी करेंसी के बीच में अपना एक ट्रांजैक्शन करवा पाते हैं, या एज अ मीडिएटर वर्क करते हैं, एक ब्रिजिंग करते हैं वो, जहां पे कि उन्हें लगता है कि फर्दर इसका स्पेकुलेशन होगा। स्पेकुलेशन समझते हैं आप क्या होता है बेटा, जहां पे कि ऐसे चांसेस होते हैं कि फर्दर इस करेंसी की वैल्यू अगर एप्रिशिएट हो जाएगी, दो चीजें होती है, वन इज एप्रिशिएट एंड अनदर इज डेप्रिशिएट। तो जहां उन्हें ऐसे इंट्यूशंस होते हैं कि इस अमाउंट का या इस करेंसी का फर्दर कोई भी एप्रिसिएशन होगा, वहीं पे वो इस तरह के ट्रांजैक्शंस करवाते हैं, अदरवाइज वो ऐसे ट्रांजैक्शंस के बीच में कभी भी एज अ मीडिएटर वर्क नहीं करते हैं। इन द पास्ट गवर्नमेंट्स हैव ट्राइड टू गेन कॉन्फिडेंस टू potential users by announcing that the national currency will be freely convertible at a fixed price into other assets। ऐसा स्टार्टिंग में बेटा हुआ करता था कि एक फिक्स्ड प्राइस कर दी गई थी ताकि सारी इकोनॉमीज की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। मीन्स ऐसा होता है ना कि किसी इकोनॉमी की करेंसी को तो वेटेज ज़्यादा मिल रहा है, किसी को वेटेज कम मिल रहा है, तो उस प्रॉब्लम को खत्म कीजिए, हम एक ही सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे, दैट विल बी फिक्स्ड प्राइस एक्सचेंज सिस्टम, ताकि सभी का इक्वल वेटेज हो जाएगा। Also, the issuing authority will have no control over the value of that assets into which the currency can be converted. It means कोई किसी का एक हमें एक्स्ट्रा रोल भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे जो एजेंट्स हैं उनको भी फ्री कर दिया हमने, इजी कोई भी कंट्री अपने आप ट्रांजेक्शन्स कर लेगी, कोई अदर कंट्रोल बोर्ड्स को बनाने की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। दिस अदर असेट्स मोस्ट ऑफन हैज बीन गोल्ड और अदर नेशनल करेंसीज। अब यहां पे बेटा क्या कहा गया है, जो अदर एसेट्स थी उनके अंदर क्या क्या था, एक था गोल्ड और एक था अदर नेशनल करेंसीज। अब गोल्ड की प्राइस तो बेटा फ्लक्चुएट होती है ना, और जो अदर करेंसीज हैं या नेशनल करेंसीज हैं उनकी भी प्राइस फ्लक्चुएट होती है कहीं ना कहीं पे। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कमिटमेंट दैट हैज अफेक्टेड इट्स क्रेडिबिलिटी, the ability to convert freely in unlimited amounts
and the price at which this conversion takes place, the international monetary system has been set up to handle these issues and ensures स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। देखिए बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने कौन से सिस्टम को स्टार्ट किया। सो द सिस्टम वाज इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अब जहाँ पे बेटा बात आ रही है इंटरनेशनल, दैट इज पूरे ग्लोबल लेवल पे वर्क करेगा। मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसको इन शॉर्ट IMSB कहते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया ताकि इस तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे इनको हैंडल करेगा। अगर किसी तरह के इश्यूज होते हैं तो उनको भी सॉर्ट आउट करने का काम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम खुद करेगा। With the increase in the volume of transactions, gold ceased to be the asset into which national currencies could be converted. Although some national currencies have international acceptability, what is important in transactions between two countries is the currency in which the trade occurs. Exactly बेटा, अगर किसी भी तरह की दो कंट्रीज ट्रांजेक्शन्स कर रही हैं, कोई ट्रेड कर रही हैं, तो उन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा? ओनली द रोल ऑफ करेंसी, कि कौन सी करेंसी में ट्रांजैक्शन किया जाएगा। अगर मान लीजिए हम किसी भी कंट्री की करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं बट उसकी वैल्यू तो डे बाय डे डेप्रिशिएट होती जा रही है। अब जब वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाएगी बेटा तो हमें फर्दर भी तो उससे लॉसेज हैं। अगर इन फ्यूचर हम अगर उसी करेंसी से फिर से इंटरनेशनल मार्केट में किसी तरह का गुड्स परचेज करते हैं तो करेंसी का सेक्रीफाइस ज्यादा और बदले में जो हमें गुड्स मिलेगा दैट विल बी ओनली लिटिल। तो ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं बेटा हम? ये इंसिडेंस में आपको पहले भी बता चुका हूं। इन द ईयर 1900 टू 1902 किसी कंट्री में ऐसा ही हुआ था बेटा कि वहां की वैल्यू इतनी ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई थी, इतनी ज्यादा करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो गई थी कि ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त पे किसी मार्केट में अगर 2/6 और 3/6 ऑफ करेंसी को भी भर के ले जाया जाता था, सो दे वर नॉट रेडी टू गिव देम अ कप ऑफ टी। इतनी सारी वहां की करेंसी को बोरे में भर के भी ले जाएं बेटा तो अ कप ऑफ टी भी वहां पे नहीं मिल सकता था। वो क्यों? करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई थी। सो डू यू थिंक सो कि कोई भी इकोनॉमी या कोई भी कंट्री ऐसी अदर कंट्री से ट्रांजेक्शन करने को रेडी होगी कि जिसकी करेंसी की वैल्यू डे बाय डे रिड्यूस होती जा रही है? नॉट एट ऑल। सो दिस ओनली प्लेज अ वाइटल रोल, व्हाट? करेंसी। ओके, अब यहां पे बेटा आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल से हमारा सारा सीन क्लियर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी एग्जाम्पल के साथ हमारे पास 2 अदर टर्म्स आ रहे हैं जो कि हमारे इस चैप्टर को आगे फॉलो करते हुए चलेंगे। देखिए, फॉर इंस्टेंस इफ एन इंडियन wants to buy a good made in America, she would need dollars to complete the transaction. Exactly, अगर कोई भी इंडियन है, she रेफर किया, that means a lady can be there or female can be there. She wants to buy such kind of goods, those are produced in America. अब अमेरिका से गुड्स को परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉलर्स में पेमेंट, क्योंकि वहां की करेंसी क्या है? डॉलर। लेकिन इसके बाद डॉलर कहां से होंगे लेडी के पास? फीमेल के पास डॉलर्स कहां से होंगे? If the price of the good is $10, she would need to know how much it would cost her in Indian rupees. Definitely, देखिए क्या कहा है, जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है उसकी प्राइस है $10, ठीक है, बट $10 के लिए इंडियन करेंसी का कितना सेक्रीफाइस करना है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। आज अगर हम भी किसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग में कोई भी प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे हमने उसको इंपोर्ट किया है, हम वहां से मंगवा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, प्राइस इन डॉलर गिवन है $600, तो हमें लगा बस $600 है, लेकिन एक बार ये तो देखिए इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू क्या आती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, नो। तो यही कहा है, दैट इज शी विल नीड टू नो द प्राइस ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज। रुपीज टर्म्स में डॉलर की प्राइस पता होना जरूरी है। द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, की जिसको अंडरलाइन बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट इज मींट बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। अब इस टर्म को या इस डेफिनेशन को रटने की कोई जरूरत नहीं बेटा, बहुत सिंपल फंडा है हमारा। फॉरेन हमें पता है इंटरनेशनल लेवल पे एक्सचेंज रेट, हम एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ, और एक्सचेंज क्या कर रहे हैं हम? करेंसी, ठीक है, इंडियन करेंसी और अमेरिकन करेंसी का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हमें एटलीस्ट एक रेट तो पता होनी चाहिए कि डॉलर की प्रेजेंट प्राइस क्या है, क्योंकि डेली फ्लक्चुएट होती है। प्रेजेंट प्राइस क्या है? $1 परचेज करने के लिए हमें हमारी इंडियन करेंसी का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? इसी पर्टिकुलर रेट को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट और सिंपली द एक्सचेंज रेट। इसे हम क्या कह सकते हैं? एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं। तो यहां से आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट का ये जो एक इलस्ट्रेशन यहाँ हमने देखा, इंस्टेंस देखा,
इससे चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो बेटा हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है वो है द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं बीओपी। और यहां से हमारा क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही है बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस यू नो वेरिएबल, किसी भी चीज को बैलेंस्ड करना, जैसे हमने बैलेंस्ड बजट पढ़ा था, है ना, और वहां हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी हमारी रिसीट्स हैं उसके इक्वलिटी एक्सपेंडिचर्स हो जाए, हो गया बैलेंस। और बैलेंस में हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था बेटा, जितना आप गेन करते हैं उतना ही आप सेक्रीफाइस करें, दैट इज व्हाट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम, फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में ट्रांजेक्शन देखे थे कि अगर एक फर्म किसी तरह का सेक्रीफाइस कर रही है, मॉनेटरी सेक्रीफाइस, तो हाउस होल्ड के लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो उसी तरह के यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शंस की बात करेंगे, पेमेंट्स की बात करेंगे, सच एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, दैट इज बीओपी इन शॉर्ट। ठीक है, इसको बीओपी कहते हैं। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस एंड गुड्स, services and assets between residents of a country with the rest of the world for a specified time period, typically a year. सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे हमें एक चीज नोट करनी, दैट इज व्हाट, अ ईयर। आई मीन जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे वो कब होंगे, इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू फॉलोइंग 31 मार्च के बीच में जो ट्रांजेक्शंस होंगे उनकी बात की गई है। तो ईयर टाइम पीरियड हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रांजेक्शंस किसके बीच में हो रहे हैं, इन अ सिंगल ईयर इट इज गोइंग टू बी डन, लेकिन ट्रांजेक्शंस किसके बीच में हो रहे हैं, सो किसके बीच में, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का रेजिडेंट, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब किसी भी अदर कंट्री से, किसी भी अदर इकोनॉमी से जिस भी तरह के ट्रांजेक्शंस होंगे उन ट्रांजेक्शंस को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस एंड गुड्स, सर्विसेज एंड असेट्स, इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा बेटा, कि जो ट्रांजेक्शंस होंगे वो कौन कौन से होंगे, रिलेवेंट टू गुड्स, रिलेवेंट टू सर्विसेज एंड इवन असेट्स आल्सो। तीन चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड करें बैलेंस ऑफ पेमेंट में। मैं यहाँ पे इस चीज पे थोड़ा सा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी आगे हमारे पास एक बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आने वाला है, तो वहां पे ट्रेड में ओनली ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होंगे, लेकिन यहाँ पे गुड्स, सर्विसेज एंड असेट्स, तीन चीजें हमने लिए, वो मैं आगे जाके बायोफिगेट करूंगा और आपको इससे रिलेटेड इक्वेशन भी बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है बेटा, तो यहां तक क्लियर होगा। देयर आर टू मेन अकाउंट्स, बीओपी में हमारे पास बेटा दो तरह के अकाउंट्स होंगे, द वन इज करंट अकाउंट एंड द अदर इज कैपिटल अकाउंट। अब इकोनॉमिक्स में क्या होगा करंट अकाउंट, कौन सा होगा कैपिटल अकाउंट, अब हम देखते हैं उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। द फर्स्ट इज करंट अकाउंट। क्या है करंट अकाउंट, वैसे तो अकाउंटेंसी में भी आपने बेटा पढ़ा है, लेकिन यहां इसका थोड़ा सा लेवल डिफरेंट है। करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। अब बेटा देखिए यहां जिस चीज पर हमें फोकस देना है वो क्या है, क्या कहा है कि करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो कि ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमें पता है कि जो भी अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से होंगे बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज। ऊपर बताया मैंने भी आपको कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी ट्रांजेक्शन है, सेल्स है, परचेज है, वो तो यहाँ आएगी ही सही, साथ में एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। क्या होता है ट्रांसफर पेमेंट्स, डू यू फील कि मान लीजिए न्यू टर्म है, जी नहीं। ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होते हैं जो कि बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्ले किए ही हो जाते हैं। आई रिपीट, ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होते हैं, पेमेंट मतलब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर ही होगा बेटा, लेकिन बेसिकली जिस भी तरह के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स करते हैं उसके लिए हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती है। लेबर को अगर वेजेस दे रहे हैं तो इट मींस उससे हम कोई ना कोई वर्क करवा रहे हैं, इजंट दिस। लैंड अगर हमने हायर की तो उसमें हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बदले में हम रेंट पे कर रहे हैं। बट ये ट्रांसफर पेमेंट बिना कुछ काम किए, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करनी और फिर भी हमें पेमेंट मिल जाएगा, वाओ ग्रेट। ऐसे ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी हो सकती है, ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू स्कॉलरशिप। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोर किया, अच्छी परसेंटेज गेन की, गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव द स्कॉलरशिप, मे बी स्कूल पैनल इज गोइंग टू गिव द स्कॉलरशिप। ओके, तो स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स गेन करके कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं की ना बेटा, ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, जस्ट उसके लिए एक तरह का गिफ्ट है ये।
ठीक है, तो स्कॉलरशिप हो जाएगा ट्रांसफर पेमेंट। इसके अलावा कुछ होता है गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेज एंड ऑल। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन है इंडिया में रेजिडेंट है, उसका कोई भी सिबलिंग है, ब्रदर है, सिस्टर है, अब्रॉड वर्क करते हैं, ठीक है। अब जो पर्सन इंडिया में रहता है, ठीक है, उसका बर्थडे है या जो भी कुछ एनिवर्सरी है, समथिंग इज देयर, तो वो जो अब्रॉड वाला सिबलिंग है उसने कुछ गिफ्ट सेंड किया है, यहाँ पे गिफ्ट उसके लिए डिस्पैच किया है, तो वो जो गिफ्ट इसके पास आता है वो एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट होगा। दैट कैन बी इन कैश, दैट कैन बी इन काइंड, कोई प्रोडक्ट हो सकता है तो वो एक तरह का गिफ्ट होगा। रेमिटेंसेज हो सकती हैं, ग्रांट्स हो सकते हैं, तो वो सारे होते बेटे ट्रांसफर पेमेंट, जिसको कि हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा इसको, और चाहे तो अब यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट के आगे एग्जाम्पल लिख लीजिए, गिफ्ट, रेमिटेंसेज, स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे क्या कहा गया है, फिगर 6.1 illustrates the components of करंट अकाउंट, जो कि अभी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। एक फिगर हमें गिवन, एक पूरा फ्लो चार्ट है जहां से कि और आपको सिंपल गोइंग क्लियर हो जाएगा। ये ट्रेड इन गुड्स इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ये चीज माइंड कीजिएगा बेटा कि किसी भी चीज का जब हम ट्रेड करते हैं, सो दैट ट्रेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। यहां सिर्फ गुड्स लिखा है बेटा। ट्रेड एंड सर्विसेज इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज को सेपरेट किया, जो कि अभी तक हमारी टर्मिनोलॉजी में इंक्लूड है ना, हम गुड्स सर्विसेज एक साथ बोल देते हैं, लेकिन यहाँ दोनों को डिस्टिंग्विश किया गया है। जब भी ट्रेड वर्ड आएगा दैट मीन्स इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली। आगे क्या कहा गया है, ट्रेड एंड सर्विसेज इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में पता है कैसे गेन होती है, फैक्टर सर्विसेज देने से फैक्टर इनकम गेन होती है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी नेशनल इनकम में बता चुका हूं बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या है, फैक्टर सर्विसेज है। तो फैक्टर सर्विसेज देने से जो इनकम रिसीव होगी वो हो जाती है फैक्टर इनकम, ओके। ट्रांसफर पेमेंट्स आर द रिसीट्स व्हिच द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री गेट फ्री। गिफ्ट फ्री में मिलता है ना, कुछ पे तो नहीं करना पड़ता उसके लिए। तो ट्रांसफर पेमेंट्स की बात आ गई है कि ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स जो होंगे जो कि किसी के रेजिडेंट को फ्रीली मिलते हैं विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। ये रिटर्न गिफ्ट तो एक अलग चीज होती है बेटा, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं होता कि जब हमने कुछ गेन किया है पेमेंट तो उसके बदले में हमें कुछ देना ही पड़ेगा। स्कूल से स्कॉलरशिप गेन हुई है, सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि उसमें से कुछ पार्ट अब हमें स्कूल को फिर से देना होगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। They consist of gifts, आ गया बेटा, remittances, grants. They could be given by the government or by the private citizens living abroad. गवर्नमेंट भी दे सकती है, मैंने भी आपको बताया, स्कूल ने आपको स्कॉलरशिप दिया, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दिया, या फिर पर्सन लिविंग इन द अब्रॉड, जो मैंने भी सिबलिंग वाला एग्जांपल दिया, दे कैन आल्सो ट्रांसफर द अमाउंट्स, ओके। तो ये होता है हमारा ट्रांसफर पेमेंट वाला पार्ट।